सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम आपकी एनसीईआरटी विज्ञान की किताब को और भी मज़ेदार और आसान बनाने वाले हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ क्लास के बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए बहुत उपयोगी होगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो आपकी विज्ञान की किताब में कुल 12 अध्याय हैं, टोटल 12 चैप्टर्स, और आज हम इसके 8वें अध्याय पर बात करेंगे। जी, आज का हमारा अध्याय है चैप्टर 8, अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, यानी जल की अवस्थाओं की यात्रा। ये आपकी किताब में पेज नंबर 143 से शुरू होता है, तो सब अपनी किताबें खोल लीजिए और चलिए हमारे साथ। इस अध्याय की शुरुआत एक कहानी से होती है। आप पेज 143 पर देखिए, जहां आवी और थिरव शिकंजी लेमनाड पी रहे हैं। और उनकी नजर पड़ती है ग्लास में तैरती बर्फ पर, आइस पर, और यहीं से एक सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल। थिरव को लगता है कि बर्फ और पानी दो अलग अलग चीजें हैं। जैसा किताब में लिखा है वो कहता है, यस आई नो व्हेन वाटर इज लेफ्ट इन द फ्रीजर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस, बट प्रॉब्ली समथिंग गेट्स एडेड टू द आइस इन द फ्रीजर। मतलब उसे लगता है कि फ्रीजर में पानी में शायद कुछ और मिल जाता है, तभी वो बर्फ बनता है। लेकिन आवी ये नहीं मानती। वो कहती है कि हैं तो दोनों एक ही चीज। तो यहीं से बहस शुरू होती है। और ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। क्या बर्फ और पानी एक ही पदार्थ हैं? विज्ञान में हम कहते हैं कि ये एक ही पदार्थ H2O की दो अलग अलग अवस्थाएं हैं, टू डिफरेंट स्टेट्स। अच्छा। बर्फ है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, और पानी है द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट। चलिए तो इस पहेली को सुलझाते हैं। पेज 144 पर एक छोटी सी गतिविधि है, एक्टिविटी 8.1, लेट अस ऑब्जर्व। इसमें कहा गया है, पुट एन आइस क्यूब इन अ कप, लीव इट ऑन द टेबल एंड ऑब्जर्व। मतलब एक बर्फ का टुकड़ा कप में रखकर छोड़ दो, और हम सब जानते हैं क्या होगा। हाँ, वो पिघलकर पानी बन जाएगा। बिल्कुल। तो ये छोटा सा प्रयोग ही साबित कर देता है कि बर्फ असल में पानी ही है, बस उसका रूप अलग है। हाँ, लेकिन उनके व्यवहार में, बिहेवियर में बहुत अंतर है। पानी बहता है, इट फ्लोज, पर बर्फ नहीं बहती। सही कहा। अब आते हैं आज के पहले बड़े रहस्य पर। सब टॉपिक 8.1, इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट। तो आवी और थिरव देखते हैं कि खेल के मैदान में बारिश से बने पानी के गड्ढे यानी पडल्स शाम तक गायब हो गए। तो सवाल है, पानी गया कहां? आवी का अंदाजा है, जैसा पेज 144 पर लिखा है, आई थिंक द वाटर हैज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल ऑन द प्लेग्राउंड। मतलब पानी जमीन ने सोख लिया। ये एक अच्छा अंदाजा है। और कुछ पानी सच में जमीन सोख लेती है, जिसे हम सीपिंग कहते हैं। लेकिन क्या सारा पानी जमीन ही सोखती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जब हम फर्श पर पोछा लगाते हैं या धुले हुए बर्तन सूखते हैं, तब तो कोई जमीन नहीं होती। तो फिर वो पानी कहाँ गायब हो जाता है? बिल्कुल। इसी की पड़ताल के लिए पेज 145 पर है एक्टिविटी 8.2, लेट अस इन्वेस्टिगेट। हाँ, इसमें कहा है, टेक अ टेबल स्पून ऑफ वाटर ऑन अ स्टील प्लेट एंड ऑब्जर्व। तो जब हम स्टील की प्लेट पर पानी डालते हैं, वो आर पार तो जा नहीं सकता, फिर भी कुछ देर में गायब हो जाता है। ये तो जादू जैसा है। ये कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान है, और यही हमें पानी की तीसरी अवस्था का पता चलता है, जिसे गैसीय अवस्था कहते हैं। अच्छा, गैस। हाँ, इस रूप को जल वाष्प कहा जाता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो सबको याद रखनी चाहिए। क्या है वो? The process of conversion of water into its vapor state is called evaporation. यानी पानी का गर्मी की वजह से भाप या जल वाष्प में बदलना वाष्पीकरण, evaporation कहलाता है। अरे वाह! तो गीले कपड़ों का सूखना, पोछे वाली जमीन का सूखना, ये सब इवेपोरेशन की वजह से होता है। जी। अरे, हाथ पर लगाया गया हैंड सैनिटाइजर भी तो तुरंत ठंडा करके उड़ जाता है। वो भी तो यही प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो अब हम समझ सकते हैं कि मैदान के गड्ढों का पानी दो वजहों से गायब हुआ था, कुछ जमीन में सोखने से और बाकी का वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन से। तो एक रहस्य तो सुलझ गया, पानी गर्मी से भाप बनकर गायब हो जाता है। पर मेरा एक सवाल है, पूछिए। क्या ये हमेशा के लिए गायब हो जाता है, या ये कहीं छिपकर वापस आने का इंतजार करता है? मुझे लगता है ठंडे पानी के गिलास के बाहर जो बूंदें दिखती हैं, वो इसी कहानी का दूसरा हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चलिए पेज 146 पर सब टॉपिक 8.2 अनदर मिस्ट्री पर। जब आवी और थिरव ने ठंडे पानी के ग्लास में बर्फ डाली,
तो उन्होंने देखा कि ग्लास की बाहरी सतह आउटर सरफेस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें ड्रॉपलेट्स आ गईं। अब सवाल यह है कि ये बूंदें कहाँ से प्रकट हुई। इसे समझने के लिए एक्टिविटी 8.3 लेट अस एक्सपेरिमेंट दी गई है। सभी बच्चे इसे घर पर जरूर करके देखें। टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, एड अ फ्यू आइस क्यूब्स इनटू इट एंड ऑब्जर्व इट। तो सवाल वही है, ये बूंदें आई कहाँ से? क्या वो ग्लास के अंदर से रिस कर सीप होकर बाहर आ गई? पेज 147 पर दिए गए तर्कों यानी चेन ऑफ रीजनिंग से ये साफ हो जाता है कि पानी अंदर से बाहर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अगर पानी रिस रहा होता तो गिलास में पानी का स्तर वाटर लेवल कम हो जाना चाहिए था, पर ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, ये तो है। तो अगर पानी अंदर से नहीं आया तो क्या वो हवा में से आया? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अजीब है, पर सच यही है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। पेज 148 पर इसकी परिभाषा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मतलब वाष्प का वापस पानी बनना। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि हवा में हर समय अदृश्य पानी यानी जल वाष्प मौजूद होती है। जब ये हवा किसी ठंडी चीज जैसे बर्फ वाले ग्लास से टकराती है तो ये अचानक ठंडी हो जाती है। ओके। और ठंडी हवा ज्यादा जल वाष्प नहीं रख सकती, तो जो अतिरिक्त पानी है वो बाहर निकलकर बूंदों के रूप में उस ठंडी सतह पर जमा हो जाता है। वाह, क्या कमाल का तरीका है समझाने का। तो सुबह सुबह घास पर दिखने वाली ओस की बूंदें, ड्यू ड्रॉप्स, या सर्दियों में खिड़की के शीशे का धुंधला हो जाना, क्या वो भी संघननीय है? बिल्कुल, ये सब संघनन के ही उदाहरण हैं। और इसे साबित करने के लिए पेज 148 और 149 पर एक बहुत ही शानदार एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.4 लेट अस मेजर। इसमें क्या करते हैं? इसमें बर्फ वाले ग्लास को एक डिजिटल वजन मशीन, डिजिटल वेइंग बैलेंस पर रखा जाता है और हम देखते हैं कि समय के साथ ग्लास का वजन धीरे धीरे बढ़ता है। अच्छा, वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब तो साफ है कि कुछ बाहर से आकर ग्लास पर जमा हो रहा है, अंदर से नहीं निकल रहा। एकदम सही। ये बाहर का पानी हवा में मौजूद नमी यानी ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। बहुत बढ़िया। तो अब हम पेज 150 पर सब टॉपिक 8.3 व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर पर आ गए हैं। यहाँ पानी की तीनों अवस्थाओं के गुणों यानी प्रॉपर्टीज की बात की गई है। हाँ, यहाँ एक टेबल है, टेबल 8.3, जो इन गुणों को बहुत अच्छे से समझाती है। बताइए। बर्फ, आइस, सॉलिड स्टेट। इसका आकार निश्चित होता है, फिक्स्ड शेप होता है और ये बहती नहीं है। पानी, वाटर, लिक्विड स्टेट। इसका आकार निश्चित नहीं होता, ये बर्तन का आकार ले लेता है और ये बह सकता है। और तीसरा? जल वाष्प, वाटर वेपर, गैसियस स्टेट। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता और ये हवा की तरह उपलब्ध पूरी जगह में फैल जाती है। बिल्कुल। अब पेज 1 से 51 पर सवाल है, 8.4 हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर, यानी हम पानी की अवस्था को एक से दूसरे में कैसे बदल सकते हैं? इसका जवाब बहुत सरल है, तापमान बदलकर, यानी गर्म करके, हीटिंग, या ठंडा करके, कूलिंग। अच्छा। गर्म करने पर बर्फ पानी में और पानी वाष्प में बदल जाता है और ठंडा करने पर इसका उल्टा होता है। यहाँ दो और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, पेज 152 पर देखिए। पहली है मेल्टिंग यानी पिघलना। हाँ, इसकी परिभाषा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। और दूसरी है फ्रीजिंग यानी जमना। इसकी परिभाषा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और पेज 152 पर दिया गया चित्र फिग 8.5 इस पूरे चक्र को बहुत अच्छे से दिखाता है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फिर वापस। अब जरा वाष्पीकरण पर वापस आते हैं। पेज 153 पर सब टॉपिक है 8.5 हाउ कैन वाटर बी इवेपोरेटेड फास्टर और स्लोअर। क्या हम पानी के गायब होने की रफ्तार को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्टिविटी 8.7 और एक्टिविटी 8.8 से हमें पता चलता है कि वाष्पीकरण 4 मुख्य चीजों पर निर्भर करता है। पहला है सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। मतलब अगर मैं पानी को एक ग्लास की जगह थाली में फैला दूं तो वो जल्दी सूखेगा? बिल्कुल, क्योंकि आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। दूसरा है तापमान, टेम्परेचर। हाँ, धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं।
सही। तीसरा है हवा की गति, विंड स्पीड। तेज हवा अपने साथ नमी को उड़ा ले जाती है, इसीलिए पंखे में कपड़े जल्दी सूखते हैं। और चौथा, जरूर नमी यानी ह्यूमिडिटी होगा। एकदम सही पकड़ा। जैसा आपने बताया था, अगर हवा में पहले से ही बहुत नमी है तो वो और पानी नहीं सोखेगी, इसीलिए बारिश के दिनों में कपड़े बड़ी मुश्किल से सूखते हैं। बिल्कुल। ये चारों फैक्टर्स प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम अध्याय के सबसे मजेदार हिस्से पर हैं। पेज 155 पर है सब टॉपिक 8.6 कूलिंग इफेक्ट। हम सब जानते हैं कि मटके अर्थन पॉट का पानी फ्रिज न होते हुए भी ठंडा रहता है, पर क्यों? इसकी वजह वाष्पीकरण ही है। ये प्रकृति का एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। वो कैसे? देखिए, वाष्पीकरण होने के लिए हमेशा ऊर्जा यानी गर्मी की जरूरत होती है। मटके में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पानी रिसकर बाहर आता है और वाष्पित होता है। ओके। वाष्पित होने के लिए वो गर्मी मटके की सतह से और अंदर के पानी से खींचता है, जिससे अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। अरे वाह! तो अब समझ आया, जब हम कहते हैं कि पंखा हमें ठंडा करता है, तो असल में पंखा ठंडी हवा नहीं फेंक रहा। वो बस हमारे पसीने के वाष्पीकरण की रफ्तार बढ़ा रहा है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। यही सिद्धांत हमारे शरीर को ठंडा रखता है और यही सिद्धांत बड़े पैमाने पर महासागरों को पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करने में मदद करता है। कमाल है। और अब आखिरी टॉपिक पर आते हैं। पेज 157, सब टॉपिक 8.7, हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन, यानी बादल बारिश कैसे करते हैं। यह भी संघनन यानी कॉन्डेंसेशन का ही एक बहुत बड़ा रूप है। जमीन से पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है। ऊपर वायुमंडल में तापमान कम होता है तो यह जल वाष्प ठंडी हो जाती है। और जैसे ठंडे ग्लास पर बूंदें जमा होती हैं, वैसे ही ये वाष्प हवा में मौजूद धूल के कणों, डस्ट पार्टिकल्स के चारों ओर जमा होकर पानी की नन्ही बूंदों में बदल जाती है। बिल्कुल, यही करोड़ों नन्ही बूंदें मिलकर बादल यानी क्लाउड्स बनाती हैं। और जब ये बूंदें आपस में जुड़कर भारी हो जाती हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण बारिश, रेन, ओले, हेल या बर्फ, स्नो के रूप में नीचे गिरती हैं। और इस तरह पानी का चक्र पूरा होता है। जी। चलिए, तो आज जो भी हमने सीखा उसे फटाफट दोहरा लेते हैं। हमने पानी की 3 अवस्थाओं के बारे में जाना। ठोस यानी सॉलिड बर्फ है, द्रव यानी लिक्विड पानी है, और गैस यानी गैस जल वाष्प है। हमने ये भी समझा कि कैसे तापमान बदलने से पानी एक अवस्था से दूसरी में बदलता है। इन प्रक्रियाओं के नाम हैं पिघलना, मेल्टिंग, जमना, फ्रीजिंग, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन और संघनन, कंडेंसेशन। और हमने 2 बहुत ही मजेदार बातें सीखी। वाष्पीकरण से ठंडक पैदा होती है और संघनन से बादल और बारिश होती है। आज के बाद जब भी कोई ग्लास के बाहर पानी की बूंदें देखेगा या मटके का ठंडा पानी पिएगा तो उसे इसके पीछे का विज्ञान जरूर याद आएगा। बिल्कुल, हमने देखा कि पृथ्वी पर पानी का चक्र कैसे चलता है। यहाँ सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ। हमारे सौरमंडल, सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर, जहां मंगल या बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर, जहां बर्फ के विशाल भंडार होने के संकेत मिले हैं, क्या वहां भी यही प्रक्रियाएं काम करती होंगी? इस पर सोचिएगा। बहुत मजा आया आज की चर्चा में। मिलते हैं बच्चों अगले अध्याय में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।